जय हिंद साहब। आज हम पाठ देखने जा रहे हैं श्रीकांत वर्मा, अंतरा भाग प्रथम। श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत जी का जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा बिलासपुर में ही हुई। सन 1956 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने एक पत्रकार के रूप में अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया। वे श्रमिक, कृति, दिनमान और वर्णिका आदि पत्रों से जुड़े रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें केरल का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ठीक है। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में समय और समाज की विसंगतियों एवं विद्रुपताओं के प्रति क्षोभ का स्वर प्रकट हुआ है। देखो, आजादी के बाद के जो तकरीबन कवि है ना, उनकी कवियों में सामाजिक विद्रुपताओं, सामाजिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक असमानताएं, इन्हीं के खिलाफ उनके स्वर फूटे हैं। क्योंकि 47 तक तो एक आज़ादी भी महत्वपूर्ण विषय था। अब आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी मिलने के बाद भी जो राजनीतिक सत्ताएं थी, पारिवारिक ढंग से जो आगे बढ़ रही थी, ठीक है, जो मठाधीश बन करके बैठे, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जनतंत्र था, लेकिन एक्चुअली में तो नहीं था। ठीक है। अपराध भी था, शोषण हो रहा था धनाढ्य वर्ग के द्वारा, ठीक है, और जातिगत असमानताएं भी बहुत बड़ी हुई थी। तो उस समय के साहित्यकारों ने यही काम किया, समाज को दिशा देने का। भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जल सागर और मगध उनके चर्चित काव्य संग्रह है। इन कविताओं से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि कवि का अपने परिवेश और संघर्षरत मनुष्य से गहरा लगाव है, संघर्ष से जुड़े हुए मनुष्य से गहरा लगाव। उसके आत्मगौरव और भविष्य को लेकर के भी चिंतित है। व्यक्ति का एक अपना आत्मगौरव भी होता है, ठीक है। उसके आत्मगौरव और भविष्य को लेकर के श्रीकांत लगातार चिंतित है। उनमें यदि परंपरा का स्वीकार है तो उसे तोड़ने और बदलने की बेचैनी भी है। एक और वो सामाजिक परिवेश की परंपराओं को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन यदि उनको लगता है कि परंपरा बाध्य बन रही है, बाधक बन रही है विकास में, तो उसको तोड़ने की हिम्मत भी अपनी कविताओं में दिखाते हैं। प्रारंभ में उनकी कविताएं अपनी जमीन और ग्राम्य जीवन की गंध को अभिव्यक्त करती है। मतलब शुरुआती कविताएं इनके ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है, किंतु जलसा घर तक आते आते महानगरीय बोध का प्रक्षेपण करने लगती है। मतलब इनकी जलसा बोध रचना तक आते आते इन्होंने महानगरीय सभ्यता और संस्कृति का वर्णन भी किया। और महानगरीय बोध का मतलब क्या है? शहरीकृत अमानवीयता के खिलाफ एक संवेदनात्मक बयान। शहरों में जो संवेदन शून्य समाज बन चुका है उसके खिलाफ। इतना ही नहीं, इनके दायरे में शोषित, उत्पीड़ित और बर्बरता के आतंक में जीती पूरी की पूरी दुनिया सिमट आती है। उनकी कविताओं में अभिव्यक्त यथार्थ हमें अनेक स्तरों पर प्रभावित करता है। उनका अंतिम कविता संग्रह मगध तत्कालीन शासक वर्ग की त्रास और उसके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावी ढंग से रेखांकित करता है। मगध नंदवंश, ठीक है, और नंदवंश थोड़ा सा स्वेच्छाचारी था, जनता की परवाह नहीं थी। नंदवंश में भी खास तौर पे धनानंद, ठीक है, स्वेच्छाचारी था, स्वच्छंद था, धन इकट्ठा करने में बड़ा आनंद आता था। उसके लिए भले जनता को प्रताड़ित ही क्यों ना करना पड़े। तो मगध मतलब नंदवंश एक प्रतीक बन गया तानाशाही शासन व्यवस्था का। आज भी जैसे हम भी कविता लिखते हैं, मेरी भी कविता में है कि उठो चाणक्यों, चंद्रगुप्तों का सृजन करो, नंदवंश का प्रतिकार करो। तो नंदवंश एक सूचक बन गया, एक जैसे वो होता है ना कि जैसे नेपोलियन योद्धाओं का सूचक बन गया, वैसे नंदवंश स्वेच्छाचारी, मदांध, उन्मत्त शासकों का एक क्या बन गया? सूचक बन गया। तो उन्होंने इसके माध्यम से शासन की स्वेच्छाचारिता के खिलाफ अपनी आवाज कही। आज की कविता में भी कुछ ऐसा ही है। उनकी प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण रचना है झाड़ी संवाद, कहानी संग्रह, दूसरी बार, उपन्यास, जिरह, आलोचना, अपोलो का रथ, यात्रा वृत्तांत, फैसले का दिन अनुवाद, 20वीं शताब्दी के अंधेरे में साक्षात्कार और वार्तालाप। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्थाएं निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है
जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहां मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों। इस पंक्ति को रेखांकित करना, क्योंकि इस कविता की एक अंतिम पंक्ति है कि जाता हुआ मुर्दा प्रश्न खड़ा करे। उससे कवि का मंतव्य क्या है, मतलब ये जिस समय लिख रहे हैं उस समय का भाव इनकी कविता में ये है कि सत्ता इतनी अनाचारी हो चुकी है, समाज में इतना अनाचार फैला हुआ है, किस कारण? सत्ता की उन्मत्तता के कारण। सत्ता मदांध है, अहंकार में डूबी है, जनता का शोषण कर रही है और जनता उसके खिलाफ अपनी आवाज तक नहीं उठा पाती। आवाज उठाना तो दूर, उसके खिलाफ सोच तक नहीं पाती। दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि जब इतना अनाचार है, इतना अतिक्रमण हो रहा है सिद्धांतों का, जब इतना शोषण हो रहा है, ऐसी स्थिति में तो कोई मरा हुआ व्यक्ति भी प्रतिकार कर दे, मतलब इतनी बुरी स्थिति है कि मरा हुआ व्यक्ति भी प्रतिकार कर दे, तो ये जीवित लोग चुप क्यों है? ऐसा कहकर के वो जनता को प्रश्न खड़ा करते हैं। देखना, हस्तक्षेप, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, क्योंकि मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहां रहेगी? क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या? लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता है। ठीक है, अब इसके शाब्दिक अर्थ में तो कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं, और पूरी कविता का एक ही भाव है, क्या? कि जब इतना अनाचार है, इतना अनाचार है, इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, तो आवाज क्यों नहीं उठाते? ठीक है, दूसरी ओर दमनकारी शासन का बिंब भी खींच दिया कि कोई छींकता तक नहीं, मतलब सत्ता के खिलाफ बोलना तो दूर, कोई सोचता तक नहीं। अब छींकना तो अनैच्छिक क्रिया है, इच्छा से थोड़ी आती है छींक तो ऐसे भी आ जाए। यहां ऐसा संकेत दिया छींकना को माध्यम बनाकर, कोई चीखता तक नहीं, मतलब कितना ही उनको प्रताड़ित क्यों न करें वो, लेकिन कोई जो है ना अपने रुदन के स्वर को भी प्रकट नहीं करता और ना अपने आक्रोश के स्वर को प्रकट करता है। कोई टोकता तक नहीं, मतलब लगातार गलत काम हो रहे हैं लेकिन कोई टोकने का साहस नहीं करता, क्योंकि लोगों को यह समझा दिया गया है कि यदि विरोध करोगे तो मगध की शांति भंग हो जाएगी, मतलब शासन की व्यवस्था टूट जाएगी और शांति रखने के लिए विद्रोह का स्वर नहीं होना चाहिए। इसलिए या तो उठाइए मत, या तो कोई विद्रोह करता ही नहीं, और करता है तो उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि लोगों को समझा दिया गया है कि रहने के लिए मगध चाहिए और मगध में क्या होनी चाहिए? शांति। क्योंकि यदि टोकने का रिवाज बन गया, हस्तक्षेप का रिवाज बन गया तो परंपरा बन जाएगी, उससे शांति भंग हो जाएगी। ठीक है, यदि टोकोगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर कभी ये भी कहते थे लोग, तो ये भी कह रहे हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। मतलब कि समाज जो है ना, शासन जो है ना, राष्ट्र जो है ना, कहने के लिए है कि हाँ जी हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ है नहीं यथार्थ में उसका विपरीत है। भाई ये कह करके ही तो चुप कराया जा रहा है कि शांति भंग न हो जाए, आप लोगों की शांति भंग न हो जाए, इसलिए चुप रहिए। याद कीजिए पहले भी एक पाठक आया था, गूंगा बहरा, ऐसा हमने पढ़ा था ना, जीभ काट दी, आंखें बंद कर लो, तकरीबन वही भाव। और दुष्यंत ने भी कहा था कि ऐसे लोग मुनासिब है ऐसे सफर के लिए। ठीक है, तो वैसी जनता को गूंगी बहरी बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन लोग मन ही मन ये चर्चा भी करने लगे हैं कि शांति का भय दिखा करके मगध को शांत रखने की चर्चा तो है, लेकिन है कंप्लीटली अशांत। इतना शोषण हो रहा है लोगों का, और इस शोषण में कोई जीवित व्यक्ति आवाज भी नहीं उठाता। तो कवि ने अंत में क्या कहा कि नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा ही हस्तक्षेप करता है कि आदमी क्यों मरता है। एक मृत व्यक्ति लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा कर रहा है कि लोग मर क्यों रहे हैं, मतलब इसी अनाचार और शोषण के कारण मर रहे हैं। आइए देखते हैं, कोई छींकता तक नहीं कि इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, क्योंकि मगध है
तो अशांति है। ये समझा दिया गया कि यदि ये शासन है तो ही शांति है, और इस शासन को बनाए रखना है तो आपको शांत रहना है, छींकना तक नहीं है। छींकना एक अनैच्छिक क्रिया है, मतलब विद्रोह की बात सोचने तक भी नहीं, कोई छींकता तक नहीं, इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मतलब लोगों की मानसिकता में इतना गहरा भय बैठा है कि वो छींकने का दुस्साहस भी नहीं करते, जबकि छींकना कोई दुस्साहसी काम नहीं है। ये छींकने को बिंब बना करके कवि ने ये संकेत कर दिया कि व्यक्ति अपने मन में भी विद्रोह की बात सोचते नहीं है, क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया है या समझा दिया गया है कि शांति चाहिए तो मगध है, मगध में ही शांति संभव है, और शांति रखने के लिए आपका चुप रहना जरूरी है। मगध है तो शांति है, ये राष्ट्र है तो शांति। मगध यहां अनाचारी शासन व्यवस्था का प्रतीक है। कोई चीखता तक नहीं किस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए, मगध में व्यवस्था रहने ही चाहिए। यदि आपको ये शासन व्यवस्था माकूल रखनी है, मुकम्मल रखनी है, तो आपके साथ कुछ भी हो कि आपकी चीख तक नहीं निकलना चाहिए। आपका कोई हाथ भी काटे तो आपकी चीख नहीं आनी चाहिए, आपका कोई गला भी काटे तो चीख नहीं आनी चाहिए। गला कटवा लो, हाथ कटवा लो, क्योंकि यदि आप चीखे तो मगध की व्यवस्था भंग हो जाएगी। ऐसा कहकर के संकेत दे दिया ना कि कैसा ही शोषण क्यों ना हो, कैसा ही अत्याचार क्यों ना हो, आपको वो झेलना है, क्योंकि वो झेलने से ही शांति बनी रहेगी। ये राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ऐसे उसको आवश्यक बना दिया गया कि आपको किसी भी प्रकार के विद्रोह का स्वर बाहर नहीं निकालना है। ये जो कुछ हो रहा है मगध में शांति बनाए रखने के लिए हो रहा है, और मगध है तो शांति है। और आप जाओगे कहां रहने के लिए, क्योंकि सबसे शांति यही है। समझ रहे हो आप क्या संकेत कर रहे हैं कवि? मगध में न रही तो कहां रहेगी? यदि मगध में शांति न रही तो रहेगी कहां? क्या कहेंगे लोग? और यदि यहां शांति होगी तो दूसरे लोग क्या कहेंगे? ठीक है, लेकिन लोगों क्या लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। लेकिन लोग मन ही मन कहीं ना कहीं ये भी सोचने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं कि जो कह करके हमें चुप कराया जाता है, जो कह करके शोषण को हम चुपचाप झेल जाते हैं, लेकिन मगध अब मगध रहा नहीं। मगध गौरवशाली साम्राज्य का प्रतीक भी रहा है। मतलब जिस गौरव की बात की जाती वो गौरव है नहीं, केवल कहने भर को है। कोई टोकता तक नहीं किसी डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न हो जाए। कोई किसी भी गलत काम का प्रतिकार नहीं करता, विरोध की आवाज नहीं उठाता। उसी बात को कभी बार बार कह रहे हैं, क्योंकि किसी एक ने टोकना चालू कर दिया तो टोकने की परंपरा बन जाएगी, उससे फिर कोई भी काम हो ही नहीं पाएगा। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। एक बार लोगों की हस्तक्षेप करने की आदत पड़ गई ना तो फिर बाद में वो परंपरा बन जाती, फिर वो रुकता नहीं है। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। अब कवि कह रहा है, लोगों को संबोधन दे रहा है कि तुम कितना ही छिप लो, हस्तक्षेप से बच नहीं सकते, हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता? कि आप लोग मत कीजिए भले, लेकिन आपको करना पड़ेगा। कब? जब मार्ग से निकलते हुए मुर्दे की अर्थी से कोई मुर्दा उठ करके चिल्ला करके बोलेगा कि मनुष्य क्यों मरता है। अब मुर्दा थोड़ी ना बोलेगा। मतलब इतना जब आपका शोषण होने लग जाएगा कि जब आपका जीवन ही कंप्लीटली संकट में आ जाएगा, जब आपको अपना अस्तित्व संकट में दिखेगा, तब तो बोलना पड़ेगा। जब लोग बेवजह मारे जाएंगे तो वो मृत शरीर आपके सामने प्रश्न खड़े करेंगे कि हमें क्यों मारा गया, हमने क्या गलती की थी, हमारा क्या दोष था। तो वो मृत शरीर आपके सामने एक प्रश्न खड़ा करेंगे कि मनुष्य क्यों मरता है, और ये प्रश्न आपको बेचैन कर देगा और आपको हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। मतलब शोषण में हस्तक्षेप कीजिए। यदि शोषण हो रहा है तो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाइए, हस्तक्षेप कीजिए, वरना वो शोषण इतना बढ़ जाएगा कि अस्तित्व संकट में आ जाएगा। और जब बिना कारण प्राण गंवाने पड़ेंगे तो सामने पड़ी हुई वो लाशें चीख चीख करके ये प्रश्न करेगी कि हमारा क्या दोष था, हमें क्यों मारा गया। आज उन्हें मारा गया तो कल नंबर आपका भी है। यही संकेत यहाँ कवि कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पूरी कविता का भाव यही है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। और जो दमनकारी शासन व्यवस्था है वो यही चाहती है, शोषणकारी शासन व्यवस्था यही चाहती है कि कोई भी न बोले। उसके लिए वो तरह तरह की हथकंडे अपनाती है। वो ये भी कहते हैं कि आपको शांति चाहिए और शांति यहाँ से अधिक कहीं नहीं मिलेगी। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है,
मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा करती है? ऐसी दमनकारी, शोषणकारी, अनाचारी, अत्याचारी शासन व्यवस्था की ओर इशारा करती है जो लोगों के मन में इतना भय बैठा देती है कि उनके साथ कितना भी गलत हो वो आवाज उठाने की हिमाकत भी नहीं करते। व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है। कविता को दृष्टि में रखने हुए अपना मत दीजिए, तो अपना दीजिए, मेरा क्यों? अरे भाई क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्ताएं निरंकुश हो गई, सत्ताएं स्वेच्छाचारी हो गई, सत्ताएं स्वच्छंद हो गई, सत्ताएं अनाचारी हो गई, तो लोगों का जीना ही जो है ना बेहाल हो जाएगा। ठीक है, और शासन के लोग अपनी मनमर्जी करने लगेंगे, शोषण करने लगेंगे। इसलिए जब वो गलत करे तो उनको वहीं टोक दे तो वो आगे न बढ़े। क्योंकि ये तो जनतंत्र के लिए कह रहे हैं ये सब चीजें, जनतंत्र में भी तो सत्ता तानाशाही में तब्दील हो जाती है। इसलिए उनके गलत कार्यों के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए। मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि उनको इतना मानसिक, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, मानसिक तौर पे उनको इतना समझा दिया गया है कि ये जो कुछ हो रहा है ये शासन व्यवस्था का हिस्सा है और इस शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। और आपको शांति चाहिए तो मगध के सिवा कहीं मिलने वाली नहीं है। इतना उनको, और उनमें इतना डर भी पैदा कर दिया गया कि यदि आप बोलोगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो डर भी है और उसके कारण वो बोल नहीं पाते। मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, के आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या स्थिति रही होगी बताइए भाई? यहाँ क्या संकेत है कि कहने भर को ये बड़ी बड़ी बातें होती, जनतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, लेकिन हकीकत है कि ये तानाशाही स्वरूप में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, जिस गौरवपूर्ण निवास की, गौरवपूर्ण आत्मगौरव की बात की जाती, एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। जो है ना, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी जिस गौरव की बात कह करके जाते हैं, वहां जाने के बाद शोषण करने लग जाते हैं। तो लोकतंत्र कहने को लोकतंत्र है, लेकिन एक्चुअली के अंदर वहां भी तानाशाही व्यवस्था कभी कभी आ जाती है, तो उसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक है। मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है? प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, बताइए। बोलो, क्या 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 करता है मुर्दे का हस्तक्षेप? अरे बेवजह जब लोगों को मारा जाने लगेगा तो मरी हुई लाशें प्रश्न तो खड़ा करेगी कि आदमी मरता क्यों है, क्यों मारा गया, मेरा क्या दोष था। ठीक है, वो ये संकेत भी करेगा कि आज मुझे मारा गया तो कल नंबर आपका है। इसलिए हस्तक्षेप आवश्यक ही है। मगध के लोगों कितना भी कतराओ, हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, ये लिखा ना उन्होंने। ठीक है, हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है भाई, जैसे अपन चाइना की बात करें, चाइना के अंदर, हांगकांग के अंदर छात्रों ने एक प्रदर्शन किया था। चाइना में तकरीबन अपन कह सकते हैं शासन व्यवस्था है, एक दलीय शासन व्यवस्था है, और वो तानाशाही स्वरूप में बदल चुकी है। वहां बच्चों के उस हस्तक्षेप को अम्ब्रेला उन्होंने नाम दिया था, अम्ब्रेला मूवमेंट, छाता लेकर के ऐसा। तो कहते हैं कि बहुत बहुत वर्षों पहले जब वो मूवमेंट हुआ था तो वहां सेना के टैंकों से उन युवाओं को उड़ा दिया गया था। इस बार थोड़े दिन पहले भी वो विद्रोह हुआ था, फिर भी सत्ता ने कैसे जैसे करके उस विद्रोह को दबा दिया, क्योंकि लोगों को ये समझा दिया गया कि राष्ट्र के गौरव के लिए आपको चुप रहना जरूरी है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए, गौरव के लिए कर रहे हैं। जो भी कोई खिलाफ आवाज उठाता है उसको सत्ता चुप करा देती है। आपने एक नाम सुना होगा, अमेजन, शायद अमेजन के ही मालिक हैं वो, क्या नाम है, ठीक है नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट जैकमा बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने, ठीक है, उन्होंने शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको उठा दिया गया। ठीक है, थोड़े दिन पहले एक खिलाड़ी थी जो वैश्विक स्तर पे खेलती है चाइना की, उसने कहा कि एक मंत्री ने मेरा शारीरिक शोषण किया, ठीक है, तो उसको गायब भी कर दिया गया। और लोगों के भीतर ये डर भी है और उनको ये भी लगता है कि हम राष्ट्र के लिए चुप, हमारे राष्ट्र के खिलाफ आवाज उठाई, इनको चुप करवाना चाहिए। एक डर तो ये भी है, दूसरा डर ये भी है कि जब भी बोलेंगे तो आवाज को दबा दिया जाएगा। भाई गलवान घाटी के अंदर हमारे जवान शहीद हुए, जवानों की सूचना सब तक थी, और अभी परसों परले रोज अखबार में खबर थी कि चाइना के भी इतने लोग मर गए थे, लेकिन चाइना ने आवाज दबा दी। तो यहाँ दोनों ही चीजें हैं, आवाज को दबा करके लोग, आधे लोग तो ये समझते हैं कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ये हमारे गौरव का विषय है, लोग क्या कहेंगे, प्रश्न उठाए ना, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोग भीतर ही भीतर ये बात भी करते ही होंगे, स्वाभाविक है कि जिस शासन व्यवस्था की, जिस शांति व्यवस्था की बात की जाती है एक्चुअली में वो है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता क्रूर है, और सत्ता की क्रूरता का यदि आरंभ में प्रतिरोध नहीं किया तो क्रूरता बढ़ती जाएगी, और एक दिन वो मृत लाशें आपके सामने प्रश्न खड़ा करेगी कि आदमी मरता क्यों है। ठीक है, ठीक है, ओके।
ये कौन है? हस्तक्षेप है। ठीक है, समझ गए कविता के भाव को? ओके, जय हिंद।